हाँ, तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। आप सब उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज का जो मेरा एल्डिहाइड और कीटोन का जो लेक्चर है उसमें अब मेरे पास जो एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं उनकी बेटा कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बची हैं। उनको बता के मैं फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन इनके बनाने के फटाफट लैब मेथड बता देता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपना एरोमेटिक एल्डिहाइड कंप्लीट करके मैं ये एल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर फिनिश कर दूंगा। तो आज मेरे पास मेरा जो लेक्चर है बेटा वो एल्डिहाइड और कीटोन्स जो एलिफेटिक वाले हैं उनकी कुछ बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियाँ बची हैं जिनको आज मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक, कुछ टॉपिक हैं, 6-7 टॉपिक है जो इस लेक्चर में मैं कवर कराने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक, तो पहले बात तो मेरे पास एक टॉपिक आता है, आज हम लोग लिख लेते हैं, हेडिंग लिख लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। ठीक, तो उसमें से बेटा एक मेरे पास रिएजेंट जिसका नाम होता है सिफ्स रिएजेंट। मतलब एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि भैया मेरे सिफ्स रिएजेंट क्या होता है, इसके बारे में आप डिटेल दे दीजिए। मतलब एक क्वेश्चन आपसे धर देगा कि भाई मेरे सिफ्स रिएजेंट क्या है। ये फिलहाल टॉलेन, फेलिंग और बेनेडिक्ट के साथ ही चलता है, मगर ये मैं कुछ और अलग से ही टॉपिक बता रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं भाई। तो सिफ्स रिएजेंट क्या होता है मेरे पास, इसको अगर समझना है तो मेरे पास एक रोज एनिलीन की डाई होती है बच्चा। मेरे पास एक रोज एनिलीन की डाई होती है और ये जो डाई है बेटा ये पिंक कलर की होती है। मतलब रोज एनिलीन की जो डाई होती है ना बेटा ये गुलाबी रंग की होती है, पिंक कलर की होती है। ठीक, इसमें मैं क्या करता हूँ कि इसमें मैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कर देता हूँ। मतलब इस डाई के ऊपर मैं SO2 गैस पास करता हूँ तो मेरे पास एक कलरलेस लिक्विड बन के आता है। ठीक, बहुत ध्यान से बात सुनेंगे। मतलब जब मैं रोज़ एनिलीन की डाई लेता हूँ जो कि पिंक कलर की होती है और जब मैं इसमें बेटा SO2 गैस पास करता हूँ तो एक कलरलेस लिक्विड बनता है। और ये जो कलरलेस लिक्विड है बेटा ये कुछ और नहीं, इसी को मैं बोलता हूँ बच्चा सिफ्स रिएजेंट। मतलब ये आपका जो डाई है ये सिफ्स रिएजेंट नहीं है। इसमें जब मैंने SO2 गैस पास कर दी और उसका पिंक कलर डिसअपियर हो गया, पिंक कलर चला गया, तो मैं बोलता हूँ जो है उसका नाम बच्चा क्या है, सिफ्स रिएजेंट। अब इसकी खास बात समझ लीजिए, अगर मैं इस कलरलेस लिक्विड यानी सिफ्स रिएजेंट में अगर मैं एल्डिहाइड डालता हूँ, क्या डालता हूँ बेटा, एल्डिहाइड, तो ये पिंक कलर फिर से वापस आ जाएगा। मतलब एल्डिहाइड डालने पर बेटा क्या होगा, ये पिंक कलर फिर से रिस्टोर हो जाएगा। मगर अगर इसी में मैं कीटोन डाल देता हूँ, अगर इसमें मैं डालता हूँ कीटोन बेटा डालता हूँ, तो फिर से वो कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा, इसमें कोई कलर वापस नहीं आता है। या ऐसे बोल दें कि कीटोन की कोई भी रिएक्शन सिफ्स रिएजेंट से नहीं होती है। जैसे टॉलेंस था, जैसे फेलिंग था, जैसे बेनेडिक्ट था, वैसे ही बिल्कुल सिफ्स भी निकल गया। एसीटोन कितनी उम्मीद से था कि कोई दूसरी वो उम्मीद नहीं थी बेटा, कितनी उम्मीद से था कि बेटा यहाँ पर मेरे पास कोई रिएक्शन करने के लिए आ जाए मेरे साथ, मगर इसने भी मना कर दिया और इसने भी धोखा दे के एल्डिहाइड से रिएक्शन कर ली। मतलब कुल मिला के एक और हम लोग डिस्टिंग्विश आ गया कि अगर हमसे एल्डिहाइड और कीटोन में डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछा जाए, मैं इस समय एल्डिहाइड और कीटोन्स की एलिफेटिक वालों की बची हुई इंपॉर्टेंट रिएक्शनें बता रहा हूँ जो फेमस बहुत हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एल्डिहाइड कीटोन में आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो एक हमारे पास है टॉलेंस रिएजेंट है बेटा, एक हमारे पास फेलिंग सोल्यूशन है, एक हमारे पास बच्चा बेनेडिक्ट सोल्यूशन है और एक और आ गया भाई साहब जिनका नाम क्या है, सिफ्स रिएजेंट। तो अगर कोई भी एल्डिहाइड अगर आप सिफ्स रिएजेंट में डालते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि बेटा उसका पिंक कलर फिर से आ गया। मगर जब कीटोन में डालेंगे बेटा तो कोई कलर नहीं आएगा, वो कलरलेस का कलरलेस ही बना रहेगा। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द सिफ्स रिएजेंट। तो उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को बड़े अच्छे से लिख सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शनें जो मैं पहले बताऊंगा फॉर्मेल्डिहाइड की, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शनें
जो पहले मैं बताऊंगा फॉर्मेल्डिहाइड की, और उसके बाद कुछ बताऊंगा जो मेरे पास एसिटल्डिहाइड की हैं और एसीटोन की हैं, और उसके बाद तीनों के लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और देखते अगर इनके एरोमेटिक एल्डिहाइड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टियां तो उनको देख लेंगे। उसके बाद लास्ट लेक्चर इसका अगला लेक्चर होगा, ठीक है। अब मेरे पास एक फॉर्मेल्डिहाइड की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन बच्चा फिनॉल के साथ क्या होती है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त रिएक्शन है जो आपके एग्ज़ाम में आने के लिए बैठी रहती है कि मुझे कब मौका मिले और कब मैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम या नीट जी वाले कंपटीशन के एग्ज़ाम में मैं टपक जाऊं, ठीक है ना। तो बेटा अगर फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल को हम इन प्रेजेंस ऑफ बेस मिक्स करते हैं, मतलब अगर मैं n मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड ले लूँ, HCHO, n मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब n मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड ले लेता हूँ और n मोल ऑफ फिनॉल, एक प्रकार का ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है। मगर ध्यान रखेंगे यहाँ पर बेस बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी बच्चा? बेस। तो यहाँ पर एक पॉलीमर बनता है जिसका नाम बेटा होता है बेकेलाइट, ठीक है। इसका नाम क्या होता है बच्चा? बेकेलाइट। मतलब यहाँ पर अगर मैं फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को इन प्रेजेंस ऑफ बेस बच्चा मिक्स कर देता हूँ तो मेरे पास एक पॉलीमर बनता है जिसका नाम क्या होता है? बेकेलाइट। अब बेकेलाइट है क्या होता है? तो बेकेलाइट बेटा एक प्रकार की थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। मतलब बेकेलाइट क्या होता है बच्चा? एक प्रकार की थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में काउंट होता है। सर ये क्या होता है? अगर मैं इस प्लास्टिक को हीट करूं तो ये सिकुड़ने की बजाय, मतलब कमज़ोर होने की बजाय और ज़्यादा हार्ड हो जाती है, ठीक है। जितने भी हमारे घर में जो स्विच वगैरह होते हैं वो बेटा इसी प्लास्टिक से ही बनाए जाते हैं, क्योंकि जब शॉर्ट सर्किट हो, आग लगे तो हार्ड हो जाए, हार्ड होने के बाद पिघल के टपके नहीं वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये मेरे पास बेकेलाइट है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर, देखो मैकेनिज्म तो आपके पेपर में नहीं आएगी, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि भाई बेकेलाइट क्या होता है और बेकेलाइट कैसे बनता है। तो अगर मैं फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को इन प्रेजेंस ऑफ बेस मिक्स कर देता हूं तो मेरे पास बनता है बेकेलाइट। इस रिएक्शन का एक और नाम होता है लैडरर मानसे रिएक्शन। बेटा इस नाम से भी आपके पेपर में आ सकता है कि बेटा लैडरर मानसे रिएक्शन क्या होती है। तो बेकेलाइट फॉर्मेशन की इस रिएक्शन को भी मैं बोलता हूं बेटा लैडरर मानसे रिएक्शन, ठीक है। तो बेकेलाइट कैसे बनता है ये पता लग गया। बेकेलाइट क्या होता है मैंने बता दिया कि जो बेकेलाइट होता है वो एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। क्या होता है बच्चा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बात समझ में आ रही है? अब बात कर लेते हैं बेटा इसके स्ट्रक्चर की। तो अगर आपसे कभी बेकेलाइट का स्ट्रक्चर पूछ लेता है तो वो मैं बता देता हूँ कैसे बनता है, ताकि अगर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कभी अगर बनाना चाहें अपने एग्जाम में स्ट्रक्चर तो बना सकते हैं। इतना फ़र्क पड़ेगा कि अगर आप स्ट्रक्चर बना के आए हैं और जो नहीं बना के आया है उसके मार्क्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो बेकेलाइट अगर आपको बनाना है तो पहले आप एक फिनॉल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? फिनॉल, चूँकि पॉलीमर है। अब देखिए फिनॉल में जो OH होता है बेटा वो एक्टिवेटर होता है। क्या होता है? एक्टिवेटर, क्योंकि O के पास बेटा क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? O के पास लोन पेयर होते हैं। तो इसमें जो भी ग्रुप लगेगा वो आर्थो और पैरा, तो सब जगह पे लगता है CH2। मतलब देखो यहाँ CH2 लगाया मैंने, फिर मैंने बेटा एक CH2 यहाँ लगा लिया। सर ये CH2 कहाँ से आ रहे हैं बेटा? ये फॉर्मेल्डिहाइड से आ रहे हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला CH2O भी होता है। फॉर्मेल्डिहाइड आप चाहे HCHO लिखें और चाहे CH2O लिखें, बेटा यहाँ पे CH2। अब देखिए इस कार्बन की एक वैलेंसी थी, जितने भी कार्बन मैंने लगाए हैं सबकी वैलेंसी एक एक कम है। तो बेटा इधर फिर आप रिंग जोड़ देंगे, ठीक है। फिर आप बेंजीन रिंग जोड़ देंगे और इस जगह पे इसके यहाँ पर OH लगा देंगे। तो देखो इसके लिए भी आर्थो पे आ गया। अब इधर भी आपका CH2 आएगा और यहाँ पर भी CH2 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इस जगह पे भी आपकी रिंग जुड़ेगी, मगर अब इस जगह पे तो CH2 लग गया तो इस जगह पे OH कर देंगे। तो ये इसका आर्थो CH2 हुआ और ये इसका CH2 हुआ, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे? इधर भी आप इस तरह से ऐसे रिंग बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे रिंग, और केवल जो रिलेशन दिखना चाहिए वो आर्थो पैरा पे CH2 का दिखना चाहिए, ठीक है। अब आप इसी को इधर आगे बढ़ाते चले जाएं बच्चा, इसी को इधर बढ़ाते चले जाएं, इसी को आप इधर बढ़ाते चले जाएं, इसी को इधर बढ़ाते चले जाएं, तो एक
क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर, मतलब एक पूरे स्टेट, देखो ऊपर एक चेन चल रही है दिख रही होगी, एक चेन बेटा नीचे चल रही होगी, है ना, और दोनों आपस में लिंक है, दोनों क्या है बेटा, लिंक है। तो एक प्रकार का ये क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर भी होता है। मतलब जो बेकेलाइट होता है बेटा वो हमारे पास एक प्रकार का क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर भी होता है। तो बेकेलाइट के बारे में क्या क्या सीखा हम लोगों ने सीखा कि बेकेलाइट जो होता है बच्चा वो फॉर्मेल्डिहाइड प्लस फिनॉल के पॉलीमराइजेशन से बनता है, एक प्रकार का कोपॉलीमर है। कोपॉलीमर क्या होते हैं, होमोपॉलीमर क्या होते हैं, जब हमारे पास सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो जो बनता है उसका नाम होता है होमोपॉलीमर, और जब अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो बच्चा उसका नाम क्या होता है, कोपॉलीमर। उसका नाम क्या होता है बच्चा, कोपॉलीमर। ठीक है, तो कोपॉलीमर हो गया। फिनॉल, ये जो मेरे पास बेकेलाइट है ये एक प्रकार की थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में काउंट होता है। तो ये मेरे पास सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी एल्डिहाइड कीटोन्स की। अब यहाँ पर मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड की दो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिनको मैं बोलता हूँ पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। मेरे पास जो नेक्स्ट है वो हेडिंग है पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। इसके केस तो कई सारे होते हैं मगर मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट केस बताऊंगा। ठीक है, पहला पॉइंट, आप क्या करें, फॉर्मेल्डिहाइड का सल्यूशन ले लें। आप फॉर्मेल्डिहाइड का 40% सल्यूशन ले लीजिए, मतलब फॉर्मेलिन ले लीजिए। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का जो 40% सल्यूशन होता है बच्चा उसे मैं बोलता हूँ फॉर्मेलिन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि बेटा आपका जो फॉर्मेलिन होता है ये क्या होता है, मतलब व्हाट इज फॉर्मेलिन। तो आप कहीं पर अगर फॉर्मेल्डिहाइड का बेटा 40% सोल्यूशन लेते हैं तो उसे मैं नाम देता हूं बच्चा क्या, फॉर्मेलिन नाम देता हूं। ठीक है, ये मेरे पास 40% सोल्यूशन है, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड भी है और बाकी पानी भी है। ठीक है, अब आप इसका एवापोरेशन करा दीजिए। ठीक है, आप इसका एवापोरेशन मतलब इसको धीमे धीमे गर्म कर दीजिए, इसका जो पानी है वो धीमे धीमे वेपोराइज कर दीजिए। तो आखिरी में क्या होगा, एक सॉलिड सब्सटेंस वाइट कलर का आपका एक सॉलिड सब्सटेंस बन जाएगा। और वास्तव में सारा पानी अगर उड़ चुका है तो ये जो मॉलिक्यूल बना है ना इसके अंदर सारे मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के होते हैं। और ये कुछ इस तरह से लिखते हैं CH2O का होल N, बाहर केवल एक H2O लिखा के दिखते हैं इस तरह से। ठीक है, मतलब लिखाते हैं यहाँ पर CH2O का होल N। वास्तव में अगर आपको मैकेनिज्म दिखानी, रिएक्शन दिखानी है तो SCHO कर लीजिए, इसके N मोल कर लीजिए प्लस वाटर यहाँ पर होगा और पॉलीमराइज होके बन जाएगा CH2O का होल N और डॉट H2O। ठीक है, यहाँ पे N की वैल्यू 50-60 तक हो सकती है। ठीक है, तो ये जो पॉलीमर बनता है इसका नाम होता है पैरा फॉर्मएल्डिहाइड। क्या नाम मैंने बताया बच्चा इसका, पैरा फॉर्मएल्डिहाइड इसका नाम होता है। ठीक है, क्या कहा मैंने, इसमें आप क्या करेंगे, फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन ले लेंगे। सर वो क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% वाटर में बना हुआ सॉल्यूशन बेटा होता है फॉर्मेलिन। ठीक है, उसका आप करा देंगे, एवोपरेट कर देंगे, उसको गर्म करेंगे तो जो पानी होगा सब वेपर बन के निकलता जाएगा और आखिरी में एक सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ बचेगा। आखिरी में क्या बचेगा बच्चा, सफ़ेद रंग का एक ठोस पदार्थ बचेगा। तो वो जो सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ बच्चा होता है वो मेरे पास होता है पैरा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, अब इस कंपाउंड की खास बात क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें सारे मॉलिक्यूल आपके फॉर्मेल्डिहाइड के हैं। अगर मैं इसे इस बंद कंटेनर में गर्म कर दूं तो फिर से मेरे पास सारे मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के गैस बन के आ जाएंगे। मतलब ये जो रिएक्शन है वो फॉर्मेल्डिहाइड का स्टोरेज होती है। देखो भाई, फॉर्मेल्डिहाइड बेटा गैस होती है, फॉर्मेल्डिहाइड बेटा क्या होती है, गैस। और गैसों को हम लोग स्टोर नहीं करके रखते हैं, गैसें हम लोग तब बनाते हैं जिस समय हमको इस्तेमाल करना होता है। गैस हम लोग कभी भी स्टोर करके नहीं रखते हैं। आप अपने घर के किचन में चले जाइए और बताइए कितने डिब्बों में आपकी गैस भरी है, कोई भी डिब्बा ऐसा नहीं मिलेगा। आपके किचन के डिब्बे में या तो लिक्विड रखे होंगे, तेल वगैरह, या फिर सॉलिड रखे होंगे। आप गैस स्टोरेज नहीं करते हैं क्योंकि गैस में अगर लीकेज हो गया ना तो सब गैस तो निकल जाएगी। तो गैस अगर हम लोगों को इस्तेमाल करनी है तो जिस समय गैस का इस्तेमाल करना उस समय गैस बनाई जाएगी। तो अगर आपको फॉर्मेल्डिहाइड स्टोर करके रखनी है तो आप पैरा फॉर्मेल्डिहाइड
ये बेटा सॉलिड होता है। ये क्या होता है? सॉलिड। तो इसके फॉर्म में ये स्टोर हो जाएगा और इसको जब मैं गर्म करूंगा, इससे जब भी मेरे को फॉर्मल्डिहाइड चाहिए होगा मैं इसे गर्म कर दूंगा और मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड तैयार हो जाएगा। दूसरा मेरे पास ये एक प्रकार का पॉलीमराइजेशन है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ n मॉलिक्यूल जुड़े हैं, तो n का मतलब कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। दूसरा क्या है, आप एक बंद कंटेनर में फॉर्मल्डिहाइड गैस रख दें। बस आप एक बंद कंटेनर में फॉर्मल्डिहाइड गैस रख दें तो देखा गया है इसके 3 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, मतलब 3 मॉलिक्यूल बच्चा फॉर्मल्डिहाइड के आपस में जुड़ जाते हैं और बन जाता है SCHO का होल ट्राइस। ठीक है, इसका नाम बच्चा होता है मेटा फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है इसका बच्चा? मेटा फॉर्मल्डिहाइड। ये तो उससे भी सरल रिएक्शन है और ये भी सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ है। इसको भी अगर मैं वापस गर्म करूं तो इससे भी मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड गैस बन जाएगी। ठीक है, तो देखो ये तो बड़ी सरल। मैंने क्या कहा कि आप एक क्लोज कंटेनर में फॉर्मल्डिहाइड गैस को केवल रख दें। आप एक क्लोज कंटेनर में फॉर्मल्डिहाइड गैस को बस रख दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि फॉर्मल्डिहाइड के तीन अणु जुड़ के एक सॉलिड सब्सटेंस बनाते जाएंगे और उसका नाम बेटा क्या होता है? मेटा फॉर्मल्डिहाइड। और अगर इस मेटा फॉर्मल्डिहाइड को अगर मैं फिर से गर्म करूँ, इसको मैं फिर से गर्म करता हूँ ना बच्चा, तो सीधी सी बात है फिर से फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा बच्चा? फॉर्मल्डिहाइड में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड की इतनी रिएक्शनें होंगी। तो ये मेरे पास जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शनें थी वो सब मैंने अभी इसको बताई हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने कुछ एसीटोन की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं अपने एसीटोन की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक तो मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद क्लोरोफॉर्म। देखो ये रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछी जाएगी और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछेगा कि बेटा एसीटोन की रिएक्शन अगर मैं क्लोरोफॉर्म से कराऊं, तो बेटा क्या बनता है? ठीक है ना, तो बेटा यहाँ पर एक हमारे पास सब्सटेंस बनता है, क्लोरीटोन बनता है। क्या बनता है बच्चा? क्लोरीटोन, जिसके पास हैप्नोटिक एक्शन होता है। क्या होता है बेटा? हैप्नोटिक एक्शन, मतलब किसी को बेहोश करना या किसी को अपने वश में लेना या उसको मंदबुद्ध करना, नशे में कर देना, ये उसका एक्शन होता है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी को थोड़ी देर निश्चेतना देनी है, हल्का सा बेहोश हो गया, हमने कहा सुन रहा होगा, हाँ सुन रहे हैं, तो इस तरह का मतलब एक्शन आ जाएगा। तो देखो एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये तो एसीटोन हो गया। अब मैं इसको जब क्लोरोफॉर्म दूंगा तो क्लोरोफॉर्म को मैं ऐसे लिखूंगा, H लिख लूंगा और CCl3। क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस रिएक्शन होती है। ठीक है, क्या देना पड़ता है बच्चा? बेस। तो जब बेस देते हैं तो बेस पहले इसका H निकाल के इस H को यहाँ छोड़ आता है। एक सिंपल सी एडिशन रिएक्शन है। क्या है बच्चा? सिंपल सी एडिशन रिएक्शन है और बाकी जो पोर्शन है बच्चा वो जाके यहाँ पर ऐड हो जाएगा। बाकी जो बच्चा है पोर्शन वो जाके यहाँ, तो फाइनली क्या होगा? C पे अगल बगल आपका मेथिल बना रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं। इस जगह पे मेरा हो जाएगा OH, इस जगह पे CCl3। तो ये जो होता है इसको मैं बोलता हूँ क्लोरीटोन, इसका नाम होता है। और बच्चा इसके पास हैप्नोटिक एक्शन होता है, मतलब थोड़ा सा बेहोश निश्चेतना देने के काम में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी एसीटोन की एक तो ये थी। ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर है? कुछ नहीं हुआ बच्चा, एक सिंपल सा एडिशन हुआ है। H को यहाँ जोड़ा, वैसे भी H O पे जाएगा और CCl3 C पे जाएगा। दूसरा इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर मैं एसीटोन की रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 से कराऊं तो यहाँ पर जैसे आप लोगों ने पढ़ा था एल्डोल कंडेंसेशन टाइप का, तो यहाँ पर भी एक होता है कंडेंसेशन। वैसे चूंकि 3 मॉलिक्यूल जुड़ते तो उसको मैं पॉलीमराइजेशन भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो एसीटोन की रिएक्शन बच्चा देखिए, एसीटोन की रिएक्शन करा देगा कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो अगर आपने एसीटोन ले लिया, ध्यान से बात सुनेंगे, अगर आपने एसीटोन ले लिया तो इसके 3 मॉलिक्यूल जो है इन प्रेजेंस ऑफ सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कंसनट्रेटेड H2SO4 में जुड़ जाएंगे और एक मेरे पास बहुत बढ़िया एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा बेंजीन। एक मेथिल यहाँ लग जाएगा, एक मेथिल यहाँ लग जाएगा, एक मेथिल यहाँ लग जाएगा। अब देखिए
एक एसीटोन में 3 कार्बन होते तो 3 तरह का 9, तो 9 कार्बन तो हैं, 6 यहाँ 3 बार, बाकी आपके 3 मोल्स ऑफ वाटर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए एक कितना बढ़िया कन्वर्जन है कि ये एलिफेटिक कंपाउंड है मगर ये जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। इसको हम लोग मेसेटिलीन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा? मेसेटिलीन। तो ये कई बार ऐसे कन्वर्जन पूछा जाता है, या कभी कभी सीबीएसई में फिलिंग द ब्लैंक्स पूछ लेता है, या कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी डाल देता है कि भाई अगर मैं एसीटोन की रिएक्शन अगर मैं कंसनट्रेटेड H2SO4 से कराता हूं तो क्या रिजल्ट आता है। तो अगर मैं एसीटोन की रिएक्शन कराता हूं H2SO4 के साथ तो इसके 3 मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइज होकर के एक एरोमेटिक कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है? मेसेटिलीन। मेसेटिलीन एक प्रकार का सॉल्वेंट की तरह हम लोग बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये बेटा मेरे पास एसीटोन वगैरह की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो गई। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमको कुछ एल्डिहाइड कीटोन्स में हमको डिफ्रेंशिएट करना हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। फिर हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग कुछ डिफरेंस पे डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंस कैसे? जैसे पेपर में आ गया, पहला डिफरेंस आ गया कि आप फॉर्मल्डिहाइड, देखें भैया दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, आपका पेपर में आ गया फॉर्मल्डिहाइड और बच्चा एसिटल्डिहाइड में डिफरेंस बता दो। देखो भाई, अगर आपने सारे लेक्चर ठीक से लिए हैं तो बहुत आराम से आप बता पाएंगे कि फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने सारे लेक्चर ठीक से लिए हैं तो आप बता पाएंगे कि फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड में क्या क्या डिफरेंस, मतलब हमें वो रिएक्शनें सोचनी हैं जो फॉर्मल्डिहाइड देता हो तो एसिटल्डिहाइड ना देता हो, या फिर बेटा एसिटल्डिहाइड देता हो तो फॉर्मल्डिहाइड ना देता हो। जैसे हम लोग अभी टॉलेंस रिएजेंट की बात यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि टॉलेंस रिएक्शन जो होती है फॉर्मल्डिहाइड के साथ भी होती है और दोनों ही एल्डिहाइड हैं। फेलिंग की भी यहाँ बात नहीं करेंगे, बेनेडिक्ट की भी बात नहीं करेंगे, सिप्स की भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा क्या बचा? अब हमारे पास आता है बेटा एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ लिख लिया हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब बताइए एल्डोल कौन देता था? जिसके पास अल्फा H होता है वो एल्डोल देता है। तो देखो एसिटल्डिहाइड के बाद आपके पास अल्फा H है, इसके पास तो अल्फा कार्बन भी नहीं है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, क्रॉस कर देंगे। आप वहाँ ऐसे क्रॉस नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन, मगर यहाँ पर आप टिक कर देंगे। आप टिक नहीं करेंगे, आप लिखेंगे एसिटल्डिहाइड गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कैनिजारो रिएक्शन की, किसकी बात करें बच्चा? कैनिजारो। तो जरा ध्यान कर लो, कैनिजारो वो देते थे जिनके पास अल्फा H नहीं होता था। कैनिजारो कौन देता है बच्चा? जिसके पास अल्फा H नहीं होता है। तो बेटा फॉर्मल्डिहाइड कैनिजारो देता था मगर एसिटल्डिहाइड कैनिजारो बच्चा नहीं देता है। बात समझ रहे हैं? उसके बाद हमारे पास एक रिएक्शन थी बेटा हेलोफॉर्म रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी बच्चा? हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, तो ध्यान करो, हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए आपको बताया गया है कि जिस कंपाउंड के पास मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है, जिस कंपाउंड के पास मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है वही कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। तो यहाँ देखो इसके पास तो मिथाइल कीटोन है बेटा, इसके पास तो वो नहीं है, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, मगर ये आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। मगर आपको टिक और क्रॉस मैं बता रहा हूँ, आपको वहाँ लिखना है कि फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट गिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शन बट एसिटल्डिहाइड गिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो ये पहला डिफरेंस था जो मैंने अपने प्रीवियस जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके बेसिस पे कर लिया। ठीक, इस तरह से अगर मेरे पास दूसरा डिफरेंस आ जाए कि फॉर्मल्डिहाइड और एसीटोन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर मेरे पास सेकेंड डिफरेंस आ जाए कि फॉर्मल्डिहाइड और बच्चा एसीटोन में क्या डिफरेंस, तो यहाँ तो भर भर के डिफरेंस आ जाएंगे क्योंकि बच्चा एक कंपाउंड एल्डिहाइड है और एक कंपाउंड कीटोन है। यहाँ तो भर भर के आपके डिफरेंस आ जाएंगे क्योंकि एक बच्चा एल्डिहाइड है और दूसरा मेरे पास कीटोन। चलो हम लोग 4 रिएजेंट तो पहले वही बात कर लेते हैं। पहला टॉलेंस रिएजेंट, दूसरा फेलिंग सोल्यूशन, तीसरा बेनेडिक्ट सोल्यूशन, चौथा सिफ्स रिएजेंट। 4 तो यही हो गए। टॉलेंस ये देगा, ये नहीं देगा। टॉलेंस, फेलिंग,
बेनेडिक्ट सोल्यूशन सिफ्स, ये केवल और केवल बेटा किसके लिए होते हैं, ये केवल और केवल एल्डिहाइड के लिए। तो इन सब में तो बेटा टिक हो जाएगा, इन सब में क्रॉस हो जाएगा, इन सब में टिक हो जाएगा, इन सब में क्रॉस। बाकी आ जाओ कैनिजारो रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, कैनिजारो, कैनिजारो ये देगा, ये नहीं देगा। आ जाओ इसमें एल्डोल में आ जाओ, एल्डोल वाला ये नहीं दे पाएगा, ये दे देगा। आ जाओ उसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन में, किसमें आ जाओ, हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म ये नहीं दे पाएगा और ये दे लेगा। मतलब फॉर्मल्डिहाइड और एसीटोन या किसी भी दूसरे कीटोन में तो भर भर के कन्वर्जन हो जाएंगे, ठीक है। मगर हाँ, हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए ध्यान रखिएगा कि आपके पास मेथिल कीटोन होना चाहिए तो हेलोफॉर्म होता है, ठीक, जो एसीटोन में है। अब मेरे पास लास्ट कन्वर्जन आपसे पूछ सकता है कि बच्चा एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। लास्ट कन्वर्जन आपसे क्या पूछ सकता है कि मेरे पास एसिटल्डिहाइड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मेरे पास एसिटल्डिहाइड, ये मेरे पास एसिटल्डिहाइड है और ये मेरे पास बच्चा एसीटोन है, इसमें मेरे पास क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो देखो भाई, अब यहाँ पर भी एक एल्डिहाइड है, एक एल्डिहाइड मगर दूसरा कीटोन है, ठीक है। तो देखो भाई, आपको अच्छी तरह पता है कि जो टॉलेंस रिएजेंट होता है, जो फेलिंग सोल्यूशन होता है, जो बेनेडिक्ट सोल्यूशन होता है, जो सिफ्स रिएजेंट होता है, इनके प्राण केवल एल्डिहाइड पे लटके होते हैं। ये केवल बेटा एल्डिहाइड के साथ ही रिएक्शन करते हैं, कीटोन से इनका कोई मतलब नहीं होता। तो सीधी सी बात है, अगर मैं टॉलेंस रिएजेंट लिखूं तो यहाँ टिक कर दूंगा, यहाँ क्रॉस कर दूंगा। अगर मैं फेलिंग सोल्यूशन लिखूं तो यहाँ टिक, यहाँ क्रॉस कर दूंगा। यहाँ लिख दूँ बेनेडिक्ट सोल्यूशन लिखूँ तो यहाँ टिक, यहाँ क्रॉस कर दूंगा। यहाँ लिख दूँ मेरे पास सिफ्स रिएजेंट लिख दूँ तो यहाँ टिक, यहाँ क्रॉस कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर एल्डोल नहीं लिख सकता, मैं यहाँ पर एल्डोल नहीं लिख सकता क्योंकि इसके पास भी अल्फा एच है और इसके पास भी अल्फा एच है, दोनों कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, दोनों कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, वो नहीं लिख सकते, ठीक है। मैं यहाँ पर कैनिजारो भी नहीं लिख सकता क्योंकि देखो पहले वाले में भी अल्फा एच हैं, दूसरे वाले में भी अल्फा एच हैं, इनमें से कोई भी कैनिजारो नहीं देगा। मैं यहाँ पर हेलोफॉर्म रिएक्शन भी नहीं लिख सकता क्योंकि देखो यहाँ पर इसके पास भी मेथिल कीटोन है बेटा, इसके पास मेरे को वो रिएक्शनें ढूंढनी थी जो एक देता हो और एक ना देता हो, मेरे को वो रिएक्शनें ढूंढनी थी बच्चा जो एक देता और एक ना देता हो, वो रिएक्शनें, ठीक है ना। तो ये आपके पास चार ही डिफरेंस सबसे बेस्ट आपके पास रहेंगे। हाँ, अगर आप लिखना चाहें कि एल्डिहाइड को अगर आप ऑक्सीडाइज करें तो एसिडिक एसिड बन जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से नहीं होता है, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन पे होता है। जब आप अपनी रिएक्शन का टेम्परेचर प्रेशर बहुत हाई रखेंगे तब जाके आपका एसीटोन का ऑक्सीडेशन होगा। ऊपर से इसके ऑक्सीडेशन के होने पर बच्चा कार्बन भी कम हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आपको एक क्वेश्चन घर के ले देता हूँ, आप इसको घर से करके लाइएगा, ठीक है। अपना जिनका हो जाए वो कमेंट में लिख के बता सकते हैं सर मेरा ये क्वेश्चन लास्ट वाला जो आपने दिया था वो हो गया। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट, ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेंगे, बिटवीन टू ब्यूटेनोन एंड 3 पेंटेनोन। बेटा इन दोनों में आपको डिफरेंस लिखना है, एक ये डिफरेंस है, एक और दे रहा हूँ मेथेनल, मेथेनल है बच्चा, और प्रोपेनल, प्रोपेनल, ठीक है, ये प्रोपेनल बच्चा, ठीक है। इन दोनों में भी आपको डिफरेंस देखना। तो पहला काम आप क्या करेंगे, इनके बच्चा स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे। पहला काम आप क्या करेंगे बच्चा, इनके आप स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे। जब आप स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे तो पता लग जाएगा किसके पास अल्फा एच है, किसके पास अल्फा एच नहीं है, कौन एल्डोल दे सकता है, कौन एल्डोल नहीं दे सकता। ये सारी जानकारियाँ आपको तुरंत हो जाएंगी। पता लगा मैंने किसी का स्ट्रक्चर ड्रा करा, उसके पास अल्फा, ये मेथेनल लिखा है बच्चा, साफ साफ अगर मैं लिख देता हूँ मेथेनल, ठीक है। और ये बच्चा क्या लिखा है, प्रोपेनल, ठीक है। तो पहले जब स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे
तो पता लगा किसी के पास अल्फा एच है और किसी के पास अल्फा एच नहीं है बेटा, तो जिसके पास अल्फा एच होगा, जिसका अल्फा एच होगा वो एल्डोल दे देगा, ठीक है। और अगर मेथिल कीटोन भी हुआ मान लो तो बेटा वो हेलोफॉर्म रिएक्शन में दे देगा, मगर अल्फा एच जिसके पास नहीं हुआ वो बेटा कौन सा दे देगा, कैन-0 दे देगा। तो इस तरह से पहले आपको अपने स्ट्रक्चर मेंटेन कर लेने हैं। स्ट्रक्चर मेंटेन करने के बाद आपको जानकारी मिलेगी कि ये कौन कौन से कन्वर्जन देने के लायक हैं। अगर मान लो कोई एल्डिहाइड है और दूसरा कोई कीटोन है, ठीक है, अगर एक एल्डिहाइड एक कीटोन है तो सीधी सी बात है ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस लगा दीजिए कि एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देते हैं, एसिड, और कीटोन जो होते हैं, जो कीटोन होते हैं वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। अब जो मेरे पास एल्डिहाइड कीटोन है बेटा वो उसका लास्ट लेक्चर नेक्स्ट दिन पे आएगा, तो वो आखिरी और अंतिम लेक्चर होगा जिसमें हम लोग बात कर लेंगे फॉर्मल्डिहाइड बनाने का लैब मेथड में आपको क्या लिखना है एसिटाल्डिहाइड में और एसीटोन में, और उसके बाद फाइनली जो होगा जो मेरे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ वगैरह है। 2-3 रिएक्शनें उसकी मोस्टली तो कॉमन रिएक्शनें हैं, बाकी जो रिएक्शनें हैं वो अलग से हैं। बेंजोइन कंडेंसेशन क्या होता है, पर्किन रिएक्शन क्या होती है, 2-3 रिएक्शनें एक्स्ट्रा आपको इसमें पढ़नी पड़ेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो है एल्डिहाइड कीटोन का लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद मैं बता दूं मेरे पोल कराया था मेरा, तो एमीन के लिए बच्चों का 1 शॉर्ट वीडियो बच्चे मांग रहे हैं, एमीन के लिए 1 शॉर्ट वीडियो मांग रहे हैं जो सैटरडे को अपलोड हो जाएगा। एमीन का 1 शॉर्ट वीडियो सैटरडे कुछ ना कुछ 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड होते हैं। सैटरडे को हमेशा 1 शॉर्ट वीडियो 1-1.25 घंटे का अपलोड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्यों नहीं किया भाई, आपके पास नोटिफिकेशन कैसे आएगा, अपने आप खुद भी कर लो, दोस्त यारों को करा दो ताकि आप पूरा सिलेबस मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।